नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस सेशन में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे, जो कि लोको पायलट प्रैक्टिस सेट एसके झा सर द्वारा निकाला गया है लेटेस्ट। उसी से प्रश्न होंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल के समय सबसे वीरता पुरस्कार जो होता है, सर्वोच्च मतलब सबसे अच्छा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा इसका, 2 का ऑप्शन नंबर सी। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इनमें से क्या होगा? तो यह मान लेते हैं कि कोई सरफेस हो गया, ठीक है। यह h ऊंचाई दिया गया है, h ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहां से जब हाफ दूरी ट्रेवल करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आते मात्र जो ऑब्जेक्ट की स्थिति होता है उसमें आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक चीज और आप याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम जो होता है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का सम होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं कि वेग का जो होता है मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है? तो यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आप आंसर याद रखिएगा। कॉर्निया जिसको हम सूक्ष्ममंडल भी कहते हैं, यहाँ पे अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष यान में अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन नंबर बी। यह करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साबुन के मिसेल में क्या होता है, ठीक है। तो इसका आपके पास ध्यान में रखिएगा, जो साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बनिक श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है, उसी को हम साबुन के मिसेल के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो पुष्प जो होते हैं ये पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, हमेशा उभयलिंगी नहीं होता है, यह गलत हो गया, ठीक है। ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं, तो ये सही हो गया, ठीक है। ये पौधे के सभी वर्गों में पाए जाते हैं, तो ये भी गलत है, सभी वर्गों में नहीं पाया जाता है। निषेचन के बाद इनमें से फल बनते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर 2 और 4 होगा। अब ऑप्शन नंबर देखते हैं, 2 और 4 किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का जो पिच होता है इसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति ध्वनि का डिसाइड करता है कि ध्वनि कितना तेज और कितना धीमा है, ठीक है, उसके फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। तरंग दैर्ध्य ये होता है, तरंग दैर्ध्य 2 गर्त, जैसे देखिए कोई अगर ध्वनि इस प्रकार अगर जा रहा है तो इस दोनों
के बीच के डिस्टेंस जो होता है उसी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, और यह जो मैक्सिमम यहाँ पे ऊंचाई होता है इसको हम आयाम कहते हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि उस उक्त वाक्यों में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से सही है। तो वाक्य कह रहा है भार भी एक प्रकार का बल है। तो भार अगर एक प्रकार का बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो निष्कर्ष एक में भार की इकाई न्यूटन होती है तो सही है, और भार की इकाई किलोग्राम होती है। तो भार की इकाई किलोग्राम नहीं होती है, भार की इकाई जो होता है किलोग्राम जो होता है द्रव्यमान का इकाई होता है। तो केवल एक सत्य है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश मनुष्यों के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है शीर्ष ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर यकृत जो होता है मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह तो आ गया आपको स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इसका सही आंसर 10 फरवरी हो जाता है। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व वह है जिसके बाहरी सेल में जो होता है 2 सेल अधूरे रहते हैं। ठीक है, वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसको आप शॉर्ट तरीका से याद रखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट होता कहाँ पे है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक मॉडल, इस प्रकार का पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा आप, जब भी पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो बॉर्डर लाइन तत्व जो होता है पोलोनियम है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, लेकिन बिस्मथ नहीं है। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, करंट से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम विभेदन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आ गया। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यह अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है, तो यह सही होने पर 1 मार्क्स नहीं, यही सब क्वेश्चन जो होता है न्यूमेरिकल टाइप का, यह नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता है। तो इसको आप जरूर अच्छे से अच्छे तरीका से समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ये एक डायग्राम दिया है धारिता वाला, जिसको इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। तो इसका ऐड कैसे करते हैं, जब भी अगर कोई धारिता सीरीज में दिया हो, ठीक है, सीरीज में मतलब एक साथ जुड़ा हो, जैसे कि यह दोनों जुड़ा हुआ है, और पैरेलल में जैसे ए और ए जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में जब भी दिया होगा धारिता तो उसका
फॉर्मूला होता है 1/c टोटल बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, इसी प्रकार आगे तक जाएगा। ठीक है, अगर पैरेलल में कह दे, ठीक है, तो सिंपल समेशन कर दीजिएगा। अगर पैरेलल में कह दें तो c टोटल बराबर होता है c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस जितना दिया रहेगा वहां तक। तो इस आप फॉर्मूला को आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। एक चीज और आप यहाँ पे सीख लीजिए कि अगर दो ही कैपेसिटर यानी कि धारिता दिया हो और वह पैरेलल में हो तो उसको सम करने के लिए कुछ नहीं, दोनों धारिता को गुना करके बट्टा में दोनों को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए C टोटल बराबर डायरेक्ट होता है C1 C2 बट्टा C1 प्लस C2। तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो कितना है 12 गुना यहाँ कितना दिया है 6 दिया है बटा 12 6 कितना हो जाएगा 18। अब 6 से 3 बार में काटेंगे और 3 से ये 4 बार में कट जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट आ गया 4 गो फैराड आ गया, 4 फैराड आ गया। अब देखिए यह और यह दोनों पैरेलल में दिए, ठीक है, पैरेलल में दिया हुआ है। तो पैरेलल में हम क्या सीखा है कि सीधे सिंपल समेशन कर देना है। तो C टोटल बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 फैराड है और यहाँ पे 4 फैराड निकल करके आया है। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 फैराड, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अच्छे से यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है। तो कोई भी प्रशीतक जो होता है उसका गुणधर्म होता है, उसका निम्न क्वथनांक होता है, उच्च क्रांतिक तापमान होता है, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त उष्मा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तापन उपकरण हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध। हीटिंग एलिमेंट में यह दोनों प्रॉपर्टी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट में। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 सही है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कई प्रतिरोधों को जब समानांतर क्रम में संयोजित करने पर इनमें से किसके तुल्य माना जाता है। ठीक है, तो इसका आप आंसर याद रखिएगा। चालक के जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होता है उसके तुल्य माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, और एक रिलेशन भी होता है R बराबर रो L अपॉन A। इस पर न्यूमेरिकल आता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जहां R बराबर प्रतिरोध हो गया, L बराबर लंबाई हो गया, A बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया और रो बराबर प्रतिरोधकता हो गया। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे। तो यह बौद्ध धर्म के प्रबल अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है। इनमें से कौन सा निर्मित प्रतिबिंब के प्रतिबिंब का लक्षण क्या होगा। ठीक है, जब भी किसी अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो होता है प्रतिबिंब का जो नेचर होता है
आभासी और अत्यधिक छोटा होता है, आभासी और अत्यधिक छोटा होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है, डोब्रेनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी। डोब्रेनर साहब का त्रिक का उपलब्धि क्या था यहाँ पे। ठीक है, तो डोब्रेनर साहब जो तत्वों को परमाणु के उनके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाने का प्रयास किया गया था उसके द्वारा, वही उनकी उपलब्धि थी। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तत्वों के उनके गुण धर्म को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इन्होंने प्रयास किया, उसके अकॉर्डिंग ही पीरियोडिक टेबल में आगे संशोधन करते गया। ठीक है, जिससे कि अंतो अंत तक मोसले साहब को उसमें मतलब सफलता प्राप्त हुआ, और मोसले साहब ने तत्वों का जो वर्गीकरण है उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर किया। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसमें आपतित प्रकाश के बंद होते ही प्रकाश उत्सर्जन रुक जाता है। तो यह प्रदीप्ति होता है। ठीक है, प्रदीप्ति पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्न में से किसका अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। एक चीज और यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, छपाई में जो प्रयोग की जाने वाला है स्याही वह किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मीथेन जो होता है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सही आंसर बी हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीथेन का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, CH4 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन मतलब प्रसंकरण होता है sp3, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एसिटिलीन जिसका इसका याद रखिएगा, जब भी एसिटिलीन तो कटु याद रखिएगा, कटु मतलब C2 और H2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6 और H6, यह साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, साइक्लिक मतलब क्लोज कंपाउंड हो, यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। और इसके बारे में एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है। ठीक है, तो इसका जल में जो सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना होता है यह अधिक उष्माक्षेपी होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रिएक्शन जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसको हम उष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और उष्मा शोषी वह रिएक्शन जिसमें उष्मा की जरूरत होती है। ठीक है, उसको हम उष्मा शोषी कहते हैं। फिर इसका तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहता है, किस तिथि को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये फिर स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन आ गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा, 1 फरवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अस्थि अधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है। अस्थि मतलब हड्डियों में पूछ रहा है किसकी अधिक मात्रा होती है। ठीक है, तो हड्डियों में जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस की अधिक मात्रा होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 20 होता है, और एटॉमिक भार जो होता है परमाणु भार 40 होता है। एक चीज और याद रखिएगा, जब किसी शमशान में किसी व्यक्ति का लाश दहन किया जाता है, ठीक है, तो उसका कोई व्यक्ति का जो होता है लाश में आग नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि ये जो है कुकर्म ज्यादा किया है,
लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उसके जो हड्डियों में होता है फास्फोरस की मात्रा कम होती है। फास्फोरस वह वैसा पदार्थ है जो कि आग की मात्रा को बढ़ाने में, चिंगारी के लिए, जिसे मतलब आग में घी का काम करता है, ठीक है। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहता है, ओडिशा के एक लोक नृत्य प्रकार रनप्पा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो किस भगवान का चरित्र को दर्शाते हैं, तो भगवान कृष्ण का चरित्र को हम दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-52 का प्रक्षेपण किसने किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो। यह जो लॉन्चिंग सिस्टम है भारत के पास है, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे स्पेस एजेंसी आप ध्यान रखिएगा, नासा जो होता है US का है और जैक्सा जो जापान का है, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह पुस्तक के राइटर से रिलेटेड आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डैश में स्थित है, ठीक है। तो यह संग्रहालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपको अगले वीडियो में आपके क्वेरी का आंसर दे सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।